नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, पूरे इलाके में मचा कोहराम। पिस्तौल और गोली के साथ 2 युवक गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान दोनों चढ़े पुलिस के हत्थे। किसी वारदात को अंजाम देने की थी योजना। और मुहर्रम पर बिना लाइसेंस ना निकाले जुलूस, नहीं तो की जाएगी सख्त कार्रवाई। डीजे पर भी लगा प्रतिबंध। उपद्रवियों पर रखी जा रही है नजर। सुरक्षा व्यवस्था का रहेगा पूरा इंतजाम। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना अंतर्गत विशुनपुर पट्टी पंचायत के भलुही रसूल गांव में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के 2 सगे भाइयों की कुआ नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भलुही रसूल गांव के मोहम्मद यूसुफ खेत में धान रोपनी कर रहे थे। उसी दौरान उनके पोते मोहम्मद फिरोज के 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद रेहान उर्फ समीर और 13 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अरमान दादा के पास गया था। वापसी में नदी के रास्ते लौट रहा था। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण रेहान डूब गया। उसे बचाने गए छोटे भाई अरमान भी डूब गया। दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक रेहान 9वीं कक्षा में पढ़ता था, वहीं अरमान 8वीं कक्षा में पढ़ता था। घटना के बाद से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहाँ दोनों बच्चा गया है खेत देखने, धान रोपनी हो रहा था। यहाँ से गया ठीक गया, वहाँ से आने एवं गड़बड़ा गया। अलग और रास्ते से गया था। दोनों तरफ से पिच बना हुआ है। पुल लंब बनने के कारण कुंज पड़ गया है। ये बच्चा दोनों का मौत हो गया है। यहाँ विधायक भी रहे हैं, एमपी रहे हैं, किसी की चाक नहीं है कि ये पुल बने। किसी ने नहीं चाह रहा कि पुल बने। अगर पुल बनता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। सारे लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जेन्युइन काम के लिए कोई नहीं सोचता है, ना आवाज उठाता है। ये घटना अगर पुल बनता तो ये घटना नहीं होता। आने वाला समय में हमेशा ही घटना घटता रहेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसका आवाज़ हम विधानसभा में विधायक द्वारा उठाऊंगा। इस पर हम जहाँ तक होगा इसके लिए हम प्रयास करेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीना देवी से कल मिल कर उनको कहेंगे संसद हैं। अभी हमारे स्थानीय विधायक राजू बाबू हैं, वो भाजपा के हैं, हमारे गठबंधन से अलग हैं। लेकिन हमारे गठबंधन का जितने नेता लोग हैं उनसे हम कहेंगे आई काम को इमीडिएट कराने का हम कोशिश करें। बच्चा था, खेती हो रहा है, वहाँ पर गया और वहाँ से वो रास्ता टूटा हुआ है। उसमें पहले से पानी भरा हुआ था, दिखा नहीं है। वो सोचा कि निकल जाएंगे और उसी में डूब गया। कितने बच्चे डूबे हैं? 2। क्या नाम है? एक का समीर, एक का अरमान। कितना उम्र है दोनों का? एक का 16, एक का 13। पिता का नाम? मोहम्मद फिरोज। नदी में डूबने से मौत हो गई। हाँ, रास्ते में कुंड है, रास्ते में रास्ता टूटा हुआ है। नहर का पानी उस रास्ते से निकलता है। पोस्टमार्टम भेज दिया गया है। हाँ, अभी पोस्टमार्टम में चला गया। आपका नाम? अब्दुल इसहाक, और भलुही रसूल। ये लोग कहाँ के हैं? मेरे तक जो यही के हमारे भतीजा हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ 2 मोबाइल और 1 बाइक भी बरामद किया गया। पकड़े गए अखाड़ा घाट रोड के शेखपुर ढाब निवासी साजन कुमार लकी और सीतामढ़ी के वासुदेव विशुनपुर निवासी श्रीराम महतो किस लिए पिस्टल लेकर घूम रहे थे, उसकी छानबीन की जा रही है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि वाहन चेकिंग को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान में दोनों पकड़े गए। देखिए, बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के निर्देश पर वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें वाहन चेकिंग और
छापामारी की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दरमियान अहियापुर थाना क्षेत्र में 0 माइल के पास अखाड़ा घाट जाने वाली रोड में मोड़ के पास में एक वाहन पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। जांच के क्रम में उनके पास से जो चला रहे थे व्यक्ति साजन कुमार उर्फ लक्की, उनके कमर से एक लोडेड पिस्टल और जो व्यक्ति पीछे बैठे हुए थे श्री राम महतो, उनके पास से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। उन लोगों के पास 2 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। पूछताछ करने में कोई विशेष घटनाओं की जानकारी या किस लिए पिस्टल गोली लेकर घूम रहे थे अभी बता नहीं पाए हैं। इनकी पूछताछ की जा रही है और इन लोगों के विरुद्ध अहियापुर थाना में कांड अंकित कर न्यायालय में प्रसारित किया जा रहा है। पहले भी कोई अपराधी इतिहास नहीं, अभी तक तो आपराधिक इतिहास पता नहीं लगा है, पर इन लोगों का आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम के दिन निकाले जाने वाले ताजिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। त्योहार को लेकर मुजफ्फरपुर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आदेश जारी किया गया है कि केवल लाइसेंसधारी ही ताजिया जुलूस निकाल सकेंगे। बिना लाइसेंस जुलूस निकालने पर तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। मंगलवार को टाउन थाना में आयोजित शांति समिति की बैठक में मुहर्रम को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। इस बार मुहर्रम सावन महीने में ही मनाया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ताजिया जुलूस का रूट डाइवर्ट किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि मुहर्रम के दिन हुड़दंग फैलाने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा डीजे पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नज़र है। अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों को पुलिस किसी भी हाल में नहीं बख्शेगी। कानून हाथ में लेने वाले का नाम गुंडा पंजी में भी डाला जाएगा। शांति समिति की बैठक में एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश, डीएसपी टाउन राघव दयाल, टाउन थानेदार श्री राम सिंह समेत शांति समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। शांति समिति की बैठक हम लोग की गई है। इसमें मुहर्रम और जो हम लोग का श्रावणी मेला चल रहा है, दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग बैठक की गई है। और इस बार जो मुहर्रम का पर्व है श्रावणी मेला के दौरान ही है, तो जो भी लाइसेंस होल्डर हैं मुहर्रम को उन लोगों को अपील किया गया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें और उसका रूट का भी वेरिफिकेशन हो जाए कि रूट जो है कि कहीं भी कोई रूट जो है कि विवादित नहीं रहे। इसी के लिए पहले हम शांति समिति की बैठक कर लिए हैं और जो भी लाइसेंस होल्डर हैं सबसे आम सहमति भी बन गई है और कोई भी रास्ता जो है कि ओवरलैपिंग वाला नहीं है। जो हम लोग श्रावणी मेला का जो रूट है और मुहर्रम का है, दोनों आपसी सहमति से रूट भी निर्धारित हो गया है और 1-2 दिन में एप्लीकेशन आने के बाद हम लोग उसको वेरीफाई भी कर लेंगे। श्रावणी मेला के लिए भी दंडाधिकारी नियुक्त हैं और जो हम लोग का मुहर्रम का पर्व होगा इसके लिए भी पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। कहीं भी विधि व्यवस्था की समस्या नहीं होगी, शांतिपूर्वक दोनों पर्व संपन्न होगा। मुहर्रम को लेकर के नगर थाना में कैंपस में ही बैठक की गई थी, जिसमें जितने भी अखाड़ा निकालने वाले लोग हैं खलीफा लोग, उन लोगों का प्लस भी शांति समिति के जिला स्तरीय जो मेंबर हैं उनका और प्लस जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके साथ बैठक की गई थी। उसमें नगर पुलिस अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे। रूट पर उसमें चर्चा हुई, प्लस किस तरह से शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जाएगा इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। डीजे पर प्रतिबंध रहेगा, इस पर भी लोग सहमति जताए हैं कि डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। प्लस सावन का महीना में कमरिया का भी आवागमन रहेगा, रूट रहेगा, तो उसको भी निगरानी में रखते हुए लाइसेंस में रूट का निगरान करते हुए और जुलूस निकालने का सब लोग आपस में निर्णय लिए हैं कि शांतिपूर्वक मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा और त्यौहार को मनाया जाएगा। संवेदनशील स्थल पर ऊपर किस तरह का तैनाती रहेगी? देखिए, इसमें जिलाधिकारी महोदय और बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त आदेश से बल की पुलिस पदाधिकारी के दंडाधिकारी की सभी संवेदनशील स्थलों पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्लस जो जुलूस निकलेगा उसके साथ भी पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी। सिविल में भी अपोलो CCTV कैमरा बाजार में लगा हुआ है, अलग से उस पर निगरानी रखते हुए जुलूस पर निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखा जाएगा सर? सोशल मीडिया के लिए जिला में एक स्पेशल टीम बनाया गया है जो लगातार सोशल मीडिया पर पूर्व से ही निगरानी रख रहा है और खास करके कल से मुहर्रम स्टार्ट होने वाला है, कल से उस पर और विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी। अगर कोई किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं तो उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुड़दंग फैलाने वाले को सर क्या मैसेज है? देखिए, जो भी व्यक्ति हुड़दंग फैलाएंगे, शराब पीकर, नशा सेवन कर या किसी भी तरह का कोई अशांति फैलाने वाला गतिविधि करेंगे, उस पर जो भी IPC की धारा में कार्रवाई बनती है अविलंब कार्रवाई की जाएगी। उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर जलार्पण करने आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से पिट्ठू बम का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इस प्रचलन पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक का मानना है कि डाक बम भारी भरकम कांवड़ लेकर नहीं दौड़ सकते, इसके लिए वे पेट पर
जल लेकर दौड़ते हुए बाबा के दरबार पहुंचते हैं। लेकिन इन दिनों आम बम भी कांवड़ छोड़ पिट्ठू बम बनकर जलाभिषेक कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रति आस्था रखने वाले कच्चा बांस का सुंदर कांवड़ बना ले, उस पर अच्छी डोरी लगा भार बनाए और उसमें तांबा पीतल के लोटे में जल भरकर पूरी शुद्धता से जलार्पण करें। वहीं मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि बीते 8-10 वर्षों से लोगों में पिट्ठू का ट्रेंड चला है। शॉर्टकट के चक्कर में सही तरीके से जलार्पण के नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। कांवड़ियों की पहचान कांवड़ से ही होती है। देखिए, ये सर्वथा अनुचित है, लेकिन एक उसको अंग्रेजी में कहेंगे तो ट्रेंड और हिंदी में कहेंगे तो प्रचलन चल गया है। ये नहीं होना चाहिए। कांवड़ का मतलब होता है कच्चे बांस को उसमें डोरी लटका के, सुतली लटका के, नहीं उसमें लोटा रख कर, दोनों तरफ लोटा रख कर, नहीं अब तो प्लास्टिक भी चला गया, लेकिन प्लास्टिक को लोगों त्याग करके लोटा रख कर, पीतल का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तांबे का लोटा हो रखकर और कांवड़ लेके, कांवड़ का मतलब होता है लंबा सा एक बांस का खपच्चा पर कपड़ा लपेट के, मैंने जो भी उसको सहिहार के सुंदर बना के, दोनों तरफ डोरी लटका के, नीचे रखने वाला होता है उसको जाली बना के, मैंने शिकार कहते हैं उसको, टाइप से बना के और कांवड़ लेके आना है। आज भी बाबा धाम ये प्रचलन 80% है, लेकिन मुजफ्फरपुर में 100% लोग ख़त्म कर दिया है। 1 से 2% लोग आता है। आज भी आप अरेराज में जाएंगे तो वहाँ मोटा बांस वाला कांवड़ अरेराज में चढ़ता है, लेकिन गरीबनाथ में ये प्रथा ख़त्म कर दिया है। ये कहीं से उचित नहीं है और जल पीठ पर लाने का चीज़ नहीं है। जल दोनों हाथ में होना चाहिए या कांवड़ में होना चाहिए। जल को ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। मान लीजिए जल निकाल के आप टांग दिया, ठीक है टांग दिया, लेकिन वो उचित नहीं है पीठ पर लाना। आप माथे पर लेके आओ, कंधे पर लेके आओ, वो कंधे का चीज़ है, पीठ का चीज़ नहीं है। क्या कारण लग रहा है ऐसा ट्रेंड चल गया है कि लोग? देखिए, ये कारण तो लोग ही बता देंगे। हम से जब आप कोई पूछता है, मीडिया वाला या कोई धार्मिक व्यक्ति पूछता है या धर्म के प्रति जो आस्था रखने वाले हैं वो पूछते हैं, तो मैं उनको सही मार्गदर्शन देता हूँ। अब ये ट्रेंड मत चलाएं आप कांवड़ लेके आते हैं। पहले इसी मंदिर में कांवड़ लेके आता था, लोग संकल्प करता था, लोग जल चढ़ाता था, लोग ठीक है भीड़ पड़ गई। लेकिन अब जहाँ वहाँ कांवड़ खोल के आए, बाबा को जल चढ़ाएँ, जल चढ़ा के जाके अपना जो कुछ ग्रहण करना हो कराएँ, कांवड़ लिए घर ले जाएँ। लेकिन कांवड़ तो कांवड़ पीठ पर जल नहीं, ये सर्वथा अनुचित है। पीठ पर जल इसके लिए बनाया गया था, माने कि जो डाक कंवरिये हैं उनको थोड़ा सा दौड़ के आने में दिक्कत हो, इसलिए उनको लगा जो चलो पीठ पर लेके आते हैं, तो उनके लिए क्षम्य है। क्या जो उनके साथ मजबूरी है डाक कंवरियों के साथ, जो वो लंबा लेके नहीं दौड़ सकते हैं, तो उनके लिए पीठ बनाया गया। अब जनरल कंवरिये भी पीठ पर लेकर चलेंगे तो फिर बाबा का कांवड़ का अस्तित्व तो क्या रह गया। तो पिछले लगभग हम लोग 8-10 साल से देखते आ रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कांवड़ का आस्था लोग ख़त्म करते जा रहे हैं और पिट्ठू बम ज़्यादा हो गया। मतलब शॉर्टकट का ज़माना आ गया है। शॉर्ट में लोग जल बाबा के पलेजा घाट पे भरे और पीठ पर पीछे टांग लिए, लेकिन मेन पड़ता कांवड़ का ही। कांवड़िया कांवड़ से ही जाने जाते हैं। मेन जो है वो कांवड़ ही है। कांवड़ से जल ले, कांवड़ में शुद्धता रहती है। उसको कहीं भी रखे तो उसको ज़मीन पे नहीं रख सकते। अभी तो हम देखने को मिल रहा है कि कहीं भी कांवड़िया रुके, वहाँ पे उतार दिए अपना पिट्ठू और रख दिए, गए अपना मल मूत्र जो करना है किए, फिर स्नान किए, चल दिए। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, कांवड़ में जल भर के ज़मीन पे वो कांवड़ सटना नहीं चाहिए। कांवड़ से एक डेग आगे नहीं चले भक्त, ये भी देखा जाता है। लेकिन वो तो दिन पर दिन देखने को बहुत कम मिल रहा है। कांवड़ पड़ता ही समझिए अब खत्म हो रहा है। पिट्ठू बम कहीं ज़्यादा व्यवस्था चल रहा है। निर्मल अनुपम फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें इनर व्हील क्लब और रोटरी क्लब के सदस्यों ने सहयोग किया। इस दौरान निर्मल अनुपम फाउंडेशन, इनर व्हील क्लब और रोटरी क्लब के सदस्यों ने ब्लड डोनेट किया। इस अवसर पर ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि हर वर्ष फाउंडेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। इसमें ब्लड इकट्ठा कर अस्पताल को दी जाती है।
बहुत ऐसे मरीज हैं जिन्हें ब्लड की काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन समय पर ब्लड नहीं मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए डोनेशन कैंप के माध्यम से ब्लड इकट्ठा कर अस्पताल को दी जाती है। आज हम लोग निर्मल अनुपम फाउंडेशन की ओर से जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। ये प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन हम लोग करते आ रहे हैं। हमारा इस रक्तदान का उद्देश्य होता है कि ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना। रक्त की ज़रूरत कभी भी किसी को हो सकता है, लेकिन जब हमारे पास इसका भंडार रहता है ब्लड बैंक में, तो किसी को भी समय पर हम लोग उपयोग कर सकते हैं। हर मनुष्य एक चलता फिरता रक्त फैक्ट्री है जो कभी भी किसी को भी रक्त दे सकता है, और इसीलिए हम सभी जिलेवासियों से, शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि वो अपना रक्तदान हमेशा करें। 3 महीने पर आप कर सकते हैं, ताकि किसी ज़रूरतमंद को उनके रक्त का पूर्ति कर सकें। हम प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, और इस रक्तदान शिविर से किसी के परिवार को अगर खुशी मिलता है, किसी की जान बचता है, तो मैं अपने आप को धन समझता हूँ और उसी को अपना उपहार मानता हूँ। हर वर्ष की तरह इस साल भी संजीव कुमार जी ने ये कैंप लगाया है, और यहाँ हर साल बढ़ चढ़कर लोग भाग लेते हैं। इसमें रक्तदान की जाती है। इस साल भी रोटरी और सारे इनर व्हील्स के मेंबर ने आके यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। ये हमारे इनर व्हील क्लब मुजफ्फरपुर की प्रेसिडेंट है रीना सिंह, ये ब्लड दे रही हैं, और भी कई मेंबर देंगी। उधर पुष्पांजलि की ये प्रेसिडेंट है, ये भी दी हैं, और मैत्री क्लब की सेक्रेटरी रीना सिंह, वो भी ब्लड दी हैं। बढ़ चढ़कर 10 मेंबर हमारे क्लब से यहाँ पर ब्लड डोनेट करेंगे। इनर की पुष्पांजलि और मैत्रा, ये सब हम लोगों ने एक साथ मिलकर अनुपम फाउंडेशन के साथ हम लोग ने रक्तदान शिविर लगाया है, जिसमें मैं प्रेसिडेंट खुद सबसे पहले पहल की हूँ ब्लड डोनेट करने की, और हमारी सारी मेंबर, हमारी ट्रेजरर डॉली और हमारे से 5-6 लोग हैं जो सब ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड मुख्यालय स्थित भू निबंधन कार्यालय में सोमवार को गंगैया गांव के लगभग आधा दर्जन लोगों ने बागमती परियोजना के तहत बांध निर्माण के लिए मकान में मैसहन की रजिस्ट्री की। बागमती बांध परियोजना के कार्यपालक अभियंता रविंद्र कुमार ने कहा कि बांध निर्माण के लिए भूधारकों से अविलंब निबंध कराकर भुगतान कर दिया जाएगा। इससे बांध निर्माण में तेजी आएगी। निबंधन करने वालों में धीरेन्द्र कारी, आमोद कारी, विभा देवी, अमिता देवी, मंजू देवी, उपेंद्र शर्मा शामिल रहे। काती पप्पू लाल ने निबंधन कराया। मौके पर विक्रम कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। पेमेंट के लेकर के क्या उम्मीद लगता है? अब तो उम्मीद लग रहा है, सर का कहना है कि 2 से 3 दिनों के अंदर हम लोग के अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। खुश लग रहे हैं? तो आश्वस्त किए हैं। आश्वस्त किए हैं। बहुत खुशी की बात है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर के द्वारा भुगतान को प्रारंभ कर दिया गया है। अब जल्द ही सभी ग्रामीणों को बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगा। सभी लोग बांध के बाहर अपना शरण ले पाएंगे। सब लोग को भुगतान का प्रक्रिया अब चालू हो गया है, जो कि वर्षों से लंबित था। ये रजिस्ट्री किया गया है मकान मैसन का, जो बागमती फेज 2 के तहत जो बांध अधूरा पड़ा हुआ है, उसको बनाने के लिए ये हम लोग आज रजिस्ट्री पहली बार किए हैं मकान मैसन का। पेमेंट कब तक हो जाएगा? पेमेंट 3 से 4 दिन में का हो जाएगा। जैसे जैसे रजिस्ट्री होते जाएगा 3 से 4 दिन में पेमेंट हो जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? कार्यपालक अभियंता बागमती प्रबंधन रोनी साहब। मासिक मानदेय की मांग करते हुए आशा कार्यकर्ता संघ ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर समाहर नाले में जमकर प्रदर्शन किया। इस मांग को लेकर पिछले 12 जुलाई से आशा कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। इनके हड़ताल से अब मरीजों को परेशानी होने लगी है। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन लोगों से जितना कार्य लिया जा रहा है उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। मात्र 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि 18,000 रुपये मासिक मानदेय तय की जाए, साथ ही मेडिकल की सुविधा भी मिले। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सभी आशा बहनों, क्योंकि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और मेरी मांग यह है कि आज के डेट में जो हम लोग को प्रोत्साहन भत्ता पर रखा गया है, वह प्रोत्साहन भत्ता नहीं चाहिए। हम लोग को सरकारी कर्मचारी के दर्जा दिया जाए और मानदेय दिया जाए। जिस तरह सरकारी कर्मचारी को सब
कुछ का लाभ दिया जाता है, उस तरह हम लोग को भी उस दर्जा में रखा जाए। एक मजदूर का भी वेतन, और हम लोग को कहीं भी स्थान सरकारी कर्मचारी के दर्जा में नहीं लिया जाता है, और सारा कार्य आशा कार्यकर्ता ही देती है, और सारा आंकड़े के आधार पर सारा काम होता है, लेकिन आशा बहनों को कोई मान्य सम्मान नहीं दिया जाता। का भी 500 रुपया रोज है, लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग को कोई चीज 1000 रुपया हम लोग को मान दे है। 1000 रुपया में लोग जाता है तो सब्जी लेकर आता है, हम लोग को 1000 रुपया में घर परिवार चल सकता है। तो हम लोग करेंगे हम लोग का मांग है कि कम से कम हम लोग का 18,000 का मान दे। हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं जरूरत है, हम लोग को मानदेय किया जाए और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और हम लोग का है कि जीवन बीमा होना चाहिए। अगर कोरोना काल में सब लोग घर में सोएंगे तो ताला लगाकर, हम लोग कोरोना काल में घर घर जाकर जितना बारिश मजदूर आए हुए थे सबका चेक इन करना, सबका रिपोर्ट रखना और सब चीज़ किए, वो भी पैसा अभी तक ले हम लोग को भी नहीं मिला है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सरकार बहाली की है तो आशा दीदी लोग को तो काम करने, आज हम लोग नहीं केंद्र पर जाएं और टीकाकरण के लिए घर घर बच्चा बुला कर नहीं लाए तो वहाँ पर संपूर्ण टीकाकरण नहीं होगा। तो हम लोग सब चीज़ में हम आगे हैं, लेकिन मजदूरी में वेतन में हम लोग सबसे पीछे हम लोग को सरकार रखे हुए है। इसलिए हम लोग का मांग है कि सरकारी कर्मचारी घोषित हम लोग को किया जाए, हम लोग को 18,000 वेतन मिला जाए और हमारे से रिस्क कवर किया जाए पूरे परिवार का। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद से उपभोक्ताओं की शिकायत भी बढ़ गई है। अधिक पैसे कटने, रिचार्ज पर पैसे फंसने और माइनस में पैसे जाते बिजली कट जाने की शिकायत सबसे ज्यादा है। उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायत के मद्देनजर अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश ने मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर कार्यालय में विशेष शिकायत निवारण से स्मार्ट मीटर जागरूकता शिविर के उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर किया। 4 दिवसीय इस विशेष कैंप में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश ने बताया कि मीटर तेज चलने, अधिक बिल आने, गलत राशि चार्ज होने के बहकावे में नहीं आए। जो समस्या है वे अंचल स्तरीय कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 8700257077 पर कार्यालय अवधि में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं संबंधित कार्यालय में जाकर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर गलती होगी तो कैंप में आकर भी सुधार करा सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे कैंप लगा, विशेष कैंप लगा के पब्लिक में जो भी भ्रांतियाँ हैं स्मार्ट मीटर को लेके और जो डिफरमेंट चार्ज के नाम पे जो लाइन कट रहा है, तो उसको समझाने के लिए हम लोग आज एक विशेष कैंप का आयोजन किए हैं, जिसमें सभी उपभोक्ता यहाँ से संतुष्ट होकर जा रहे हैं। अच्छा सर, डिफॉल्मेंट चार्ज जो आपका है उसको स्पष्ट किया जाए, पब्लिक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ का। देखिए, इस चार्ज को हमने कई माध्यम से समझाया है। कल भी समाचार पत्र में काफ़ी विस्तृत रूप से इसको निकाला गया है। बेसिकली ये जो है पुराने मीटर का जो बैलेंस है, जिसका बिल हम लोग नहीं कर पाए थे, वो है कुछ लोड जो बढ़ जाता है, एक्सेस डिमांड, उसका चार्ज है, और एरियर पे जो लगने वाला डीपीएस है वो है। इसी जोड़ के जो है एक डीपीएस मतलब बिल जो बनता है स्मार्ट मीटर का हर महीना, उसमें एक इसको जोड़ा जाता है डिफरेंट। पब्लिक का अगर 1 kb लोड है जी, 1 kb उसके मकान का लोड है और आपके इस स्मार्ट मीटर के बाद 2 kb शो कर रहा है, तो उसका चार्ज रिचार्ज से ऑटोमेटिक कटेगा या कुछ ऑफिस में आके अपडेट करना होगा? जी, अगर वो पहले करार बिलिंग से पहले अगर वो अपडेट करवा लेते हैं उसको, तो उनका जो है उसमें चार्ज नहीं कटेगा। अगर ठीक है ना, उसको अपडेट करवा लेना होगा, उनको लोड बढ़वा लेना होगा, उनको 2 किलोवाट करवा लेना होगा। मुजफ्फरपुर जिले के कुडनी प्रखंड के बड़ा सुमेरा मुर्गिया चक गांव में जब आप प्रवेश करेंगे तो हर घर से बांसुरी की धुन सुनाई देगी। इस गांव के लोग 4 पीढ़ियों से बांसुरी बनाने का काम में लगे हुए हैं। कभी इनकी बनाई बांसुरी की धुन नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक सुनाई देती है, लेकिन अब इनका समय बदल गया है। अब ये अपने बच्चों को ड्राइवर या मजदूर बनाना पसंद करते हैं, मगर कहते हैं बांसुरी नहीं बनाना। इसका कारण भी है। बांसुरी बनाने वाले ये कारीगर अब मदद की गुहार लगाने को मजबूर है। आपको बता दें कि पूरे राज्य में इस बांसुरी की एक जमाने में डिमांड हुआ करती थी। जिले के कुडनी प्रखंड के बड़ा सुमेरा मुर्गिया चक गांव में सुरीली बांसुरी का निर्माण होता है। इसकी तान नेपाल से बांग्लादेश तक गूंजती थी। गांव के 3 मुस्लिम परिवार बांसुरी को बनाते हैं। इन परिवार की 4थी पीढ़ी लगातार बांसुरी बनाने के काम में लगी हुई है। बांसुरी बनाने वाले शख्स नूर मोहम्मद बताते हैं कि वे 10 साल की उम्र से ही बांसुरी बनाने के काम में लगे हुए हैं। इस गांव के मुसलमान
कृष्ण जन्माष्टमी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। गांठ रहित नरकट की लकड़ी से बांसुरी बनाना आसान होता है। बांसुरी में नरकट की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अब नरकट के पौधे में कमी आई है, ये कम देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि इसके बदले अब चीनी माल देखने को मिलते हैं। वहीं कुटनी में कारीगर आज भी नरकट से बांसुरी का पारंपरिक तरीके से निर्माण करते हैं। कुटनी के कारीगर बांसुरी निर्माण के लिए दूसरे जिले से भी नरकट को खरीद कर लाते हैं। शहर के चंदबारा, बड़ा सुमेरा, लकड़ीडाई, मोतीपुर में नरकट की खेती की जाती है। गांव के कारीगर मोहम्मद रिजवान ने बताया कि 1 रुपए में नरकट को खरीद कर लेकर आते हैं। वहीं एक बांसुरी को बनाने में 4 से 5 रुपए तक का खर्च आता है। उनका पूरा परिवार दिन भर में 100 से 110 बांसुरी का निर्माण कर लेते हैं। इसमें एक के निर्माण में 4 से 5 रुपए का खर्च आता है। वहीं बांसुरी कारीगर मोहम्मद रिजवान के अनुसार रजाई बनाने के पैतृक काम को छोड़ उन्होंने बांसुरी का निर्माण करना 20 साल पहले शुरू किया था। अब 20 साल बाद लगता है कि वापस रजाई बनाने का ही काम शुरू करना होगा। यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ नरकट से बांसुरी बनाने का काम किया करते हैं। ये दूसरा और कोई काम नहीं करते हैं। बांसुरी के कारीगरों की पीड़ा है कि उनकी कला को बचाए रखने के लिए कोई मदद नहीं मिल पा रही है। इनकी मांग है कि सरकार की ओर से इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे यह कला विलुप्त होने से बच सके। 20 साल से 25 साल से 20-25 साल। हाँ, 25 साल मांगी ना। 25 साल पहले से और हम कितने लोग रजाई 25 साल पहले से तो हम रजाई बना रहे थे। रजाई बना करके वहाँ से गुवाहाटी से आए तो यहाँ जो है नहीं कि हम बांसुरी के काम सीखे 25 साल। जो मटेरियल है बांसुरी बनाने के लिए लगता है, कहाँ से लाते हैं? यहाँ ब्रह्मपुरा से लाते हैं, चनमारा से लाते हैं, मनियारी से लाते हैं, बड़का गांव ढालापुर से लाते हैं, अगल बगल से लाते हैं। पहले बांस का बनाते थे? हाँ, पहले बांस का बनाते थे, आता था गुवाहाटी से, तो बंद हो गया। अब नरकट के बनाते हैं। तो जो लागत लगती है क्या वो निकल पा रहा है, मतलब बेच के उतना पैसा आ जा रहा है? हाँ, 500-600, अब पहले के जैसा नहीं आता है। तो बच्चा सब कोई बनाना सिखाए होंगे? नहीं। क्यों नहीं? बच्चा सब स्कूल पढ़ रहा है। इस काम में बच्चे लोग नहीं हैं? नहीं है। क्यों? आमतौर पे तो लोग आते हैं। उसमें बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट नहीं है? हाँ। नुकसान हो रहा है। अच्छा, रजाई के काम में आप थे, रजाई का काम? हाँ। बांसुरी के काम में क्यों आए, मतलब क्यों आखिर? अब नहीं करते थे, अब बैठे यहाँ घर पर बैठे बैठे क्या करें, तो वही सबके साथ बैठे बैठे देखा देखी सीख लिए। ये हमने लोग के बांसुरी बनता है, दादा के ज़माने से बनाते हुए हम लोग आ रहे हैं। इसी तरह से हम लोग ज़िंदगी जो है से दादा बाबा सबका हमारा लोग का भी इसी में रह गए और इसी से जो है से अपने बच्चा को पाले। और जो है से नहीं ये मेला रहा तो फिर अपने भूख के पेट के कारण, बच्चे के कारण अपना मजदूरी भी किए और लेबर में भी हम लोग काम करके किसी तरह से अपना ज़िंदगी को गुजार करके बच्चा लोगों के सेवा करते हैं। कोई इसमें नहीं लावेंगे बच्चा को। जब हम लोग कष्ट में रह गए तो बच्चा भी इसी कष्ट में रह गए। इसमें हम लोग के न बच्चा लोग पढ़ पाए, न पढ़ाई का हम लोग के कुछ सरकार से या आगे चल के न हमको मिला। हमको मिलता तो आगे चल के बच्चा के जो है से हम लोग कामयाबी के हासिल में बच्चे लोग के ऊंचा जगह पर रखते। आपकी पीढ़ी के साथ बांसुरी भी विलुप्त हो जाएगा, लोग जान भी नहीं पाएगा छोटा बच्चे की बांसुरी होता है। जी, उसके लिए क्या कीजिएगा? छोटा बच्चा के लिए जो है ना से अब ये बंद कर देंगे, वो लोग के नहीं देंगे। उसे बेहतर मजदूरी करके खा लेगा ना तो उसका अच्छा रहेगा और उसका बच्चा भी आगे चल करके प्रवेश कर जाएगा। ये धंधा में रहा ना तो हम लोग कुछ नहीं किए और सरकार हमरे लोग के कुछ दिया नहीं। बांसुरी बजाने के लिए जो मटेरियल आता था पहले और अब में कितने का अंतर है? अभी मटीरियल बहुत हो गया ना। वो पहले का हमारे लोग के पास में मेला के अंदर में बिक्री है, ना उतना जो है से आमद आती है और ना उतना मटीरियल का पैसा है कि हम वो मटीरियल लावें। और बाहर से जो बांसुरी आता है उतना हमारे लोग के पास में औकात नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि हम बांसुरी को ला करके
बनावे। नरकट कहाँ से? नरकट अपना देहात से लाते हैं कीन उन के, अपना जगह अपना ज़मीन कहीं कुछ नहीं है। अगर अपना रहता जी लागत निकल पाता है? कोई लागत तो वही निकलता है कि खा करके सिर्फ जिंदा है, अपने बच्चा को पोस करके रख रहे हैं। और हम भिखानपुर से आ रहे हैं फेरी करके। फेरी करते हैं? फेरी कर रहे हैं, गाँव गाँव घूम के आ रहे हैं, नहीं बिका, दिखता ही नहीं। इतना धूम में बवा तभी नहीं बिका। कब से कर रहे हैं काम? ये हम 20 वर्ष से कर रहे हैं। अच्छा, पहले कैसा था शुरुआती दौर में? पहले था समस्या ठीक, अब नहीं बिक रहा है। अब नहीं बिक रहा है? अब नहीं बिक रहा है। पहले कितना बिक जाता था जब जाते थे? पहले जितना ले जाते थे सब बिक जाता था, अब साफे नहीं बिक रहा है। पैसा के बारे में अब जो है अब बिल्कुल नहीं बिक रहा। अब बिल्कुल नहीं बिक रहा है। 200-250 200-300 रुपया से क्या होना जाना वाला है, इतना बिचेगा। लागत क्या आ जाता है पूरा जो लेके जाते हैं, कितना खर्च हो जाता है? खिलौना में अधिया का बचत ये सब नहीं बिकता है, ये तो अपने हाथ का बिजनेस है, इसमें जो बिका से अपना खिलौना, इसमें फ़ायदा नहीं है। कोई बच्चे पहले जो बच्चे दौड़ के आते थे खरीदने के लिए, अब वो भी नहीं आता। वो भी अब नहीं आता है। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा भूतनाथ सेवा दल की ओर से मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया में निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर लगाया गया है। शिविर में शिव भक्तों के लिए नींबू पानी, बिस्किट, दूध से लेकर भोजन तक का प्रबंध रहा। आयोजन समिति के महामंत्री बजरंगी शर्मा, अध्यक्ष रंजीत तिवारी, संयोजक पवन कुमार शर्मा ने बताया कि बाबा भूतनाथ सेवा दल की तरफ से पिछले कई वर्षों से शिव भक्तों की सेवा की जा रही है और आगे भी जारी रहेगा। मौके पर दीपक कुमार, श्याम शर्मा, ज्योति शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, आशा कुमारी, चमचम कुमारी, राधिका सहित दल के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। गरीबनाथ मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ का 5 क्विंटल 51 किलो चावल से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व मंत्री के प्रधान पुजारी विनय पाठक, बैजू पाठक और अभिषेक पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा गरीबनाथ का षोडशोपचार पूजन किया। फिर बाबा को दूध, दही, शहद और गंगा जल से स्नान कराया गया। उसके बाद महाश्रृंगार कर आरती की गई। इस दौरान डीएम प्रणव कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा सहित काफी संख्या में भक्त मौजूद रहे। इस दौरान पूरा मंदिर हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजयमान रहा। श्रावण माह की दूसरी सोमवारी को हर साल की तरह जो यहाँ परंपरा शुरू से चली आ रही है, चावल से बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार आरती किया गया है। सबसे पहले दूध, दही, घी, मध, शक्कर से बाबा का स्नान करा के, फिर चंदन का लेप लगा के, जनेऊ और अक्षत चढ़ा के, फिर बाबा का धोती से ढक के, तब ऊपर से 5 क्विंटल 51 किलो का बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार चावल से किया गया है। फिर तीसरी सोमवारी को फल और सब्जी से की जाएगी। फिर चौथी सोमवारी को आपको पान के पत्ता से की जाएगी। रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा के दिन अमरनाथ स्वरूप यहाँ बाबा गरीबनाथ का बनाया जाता है व्रत के चिल्ला से। बीच में जो 4 सोमवारी है, इन 4 सोमवारी में विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीका से, किसी दिन पूरे भांग का श्रृंगार, किसी दिन पूरे धतूरा का श्रृंगार, किसी दिन सिर्फ मखाना का श्रृंगार बाबा गरीबनाथ का किया जाएगा। बाबा गरीबनाथ की कृपा समझ देशवासी जो बना रहे, यही मेरी कामना है। कई मुख्य लोग भी शामिल हुए हैं जी, जिसमें हमारे पीएम साहब, उसके बाद डीडीसी साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री हमारे नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी और विभिन्न प्रकार के और भी लोग शामिल हुए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।